नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत। दोस्तों, राजस्थान सरकार के एक मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा, उदयपुर वाटी से विधायक हैं। उनके खिलाफ अपहरण, मारपीट और जबरन हस्ताक्षर करवाने का मामला सीकर जिले के नीम का थाना सदर थाने में दर्ज हुआ है। मामला काफ़ी गंभीर है, हाई प्रोफाइल मामला है। जो धाराएं मंत्री के खिलाफ लगाई गई हैं वे भी काफ़ी गंभीर हैं, और अगर पुलिस की जांच में पीड़ित ने जो आरोप लगाए हैं तो बाकायदा मंत्री को जेल भी जाना चाहिए और किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं 3 बड़े सवालों का यहाँ पर जिक्र करूँगा, और मेरे इन सवालों के जवाब, और ये मेरे सवाल नहीं हैं बल्कि मैंने अभी 2 दिन में जिस तरह से जन चर्चाएँ सुनी हैं, चौपालों में जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं, उन सब की बातचीतों का मैं एक सारांश, और मेरे दिमाग में भी ये सवाल आए हैं। इन सवालों के जवाब मैं राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी अब तक, चाहे वे इंटेलिजेंस में रहे हो, एटीएस में रहे हो, एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे हो, उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार है। लेकिन मेरे इन 3 सवालों के अगर वे जवाब राजेंद्र सिंह गुड़ा को अगर वे दोषी पाए जाते हैं और उन्हें अगर वे जेल जाने की तैयारी हो रही है राजस्थान पुलिस की ओर से उन्हें भेजने की, तो उन्हें जेल में भेजने से पहले डीजीपी को मेरे इन 3 बड़े सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, एक साधारण सा आदमी जब राजस्थान के किसी पुलिस स्टेशन में जाता है तो कई चक्कर काटने के बाद उसका मुकदमा दर्ज होता है। कई बार तो होता ही नहीं है, फिर उसे इस्तिगासे के माध्यम से दर्ज करवाना पड़ता है। यानी पहली बार में ही अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाने, चाहे वो हल्का मामला हो, गंभीर धाराओं के तहत मामला हो, बड़ा मामला हो, किसी भी तरह का कोई मामला हो, अगर कोई पीड़ित वहां जाता है तो पहली मुलाकात में और पहली बार जब थाने में प्रवेश करता है तो उसका मुकदमा बिल्कुल भी दर्ज नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हों, और उनका जो निर्देश है, सरकारी स्तर पर निर्देश भी जारी हो रखा है कि पीड़ित की हर हाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, लेकिन अभी भी जो राजस्थान के पुलिस थाने हैं उनमें अगर पीड़ित एक बार जाता है तो एक बार जाने में वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होता है। उसे कई चक्कर काटने पड़ते हैं, कई प्रेशर डलवाने पड़ते हैं, राजनीतिक प्रेशर डलवाने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, और ये तो कोई नसीब वाला ही होता है कि उसका पहले चक्कर में वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा का ये जो मामला है, इसमें जो पीड़ित हैं दुर्गा सिंह हैं, जो नीम का थाना सदर इलाके के रहने वाले हैं और उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में ही उनका घर आता है। उन्होंने जिस तरह से घटना उनके साथ घटित हुई है, जिस तरह से एफआईआर में बता रहे हैं कि 27 जनवरी को उनके साथ में ये सारा वाक़या हुआ, जिसमें मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी मौजूद थे, उनके ड्राइवर थे, 1-2 और वो आरोप लगा रहे हैं लोगों के खिलाफ। तो 27 तारीख को वे इस घटना का जिक्र अपनी एफआईआर में कर रहे हैं, और 4 या 5 तारीख तक ये पूरा मामला, यानी मुश्किल से 6-7 दिन में 27 तारीख को ये घटना हुई, 30 तारीख को उनका मुकदमा वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, और उसके 1-2 रोज़ बाद में ही सीआईडी-सीबी की ओर से जांच के आदेश जारी करने के गृह मंत्रालय से आदेश जारी हो गए। यानी ये जो पूरा जो वाक़या है वो सिर्फ सप्ताह भर के अंदर ही, यानी उसका पीड़ित का मुकदमा भी दर्ज हो गया और जांच के आदेश भी हो गए, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, मंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए पुलिस की जो डायरेक्ट थाना है वो तो जांच कर सकता है। इस तरह के मामलों में सीआईडी-सीबी ही जांच करती है। तो ये जो इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, यानी एक तो मुकदमा दर्ज होने में ही कई दिन लग जाते हैं, कई चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद में मुकदमा दर्ज होता है, और फिर इस मामले में तो हाथों हाथ नहीं मुकदमा भी दर्ज हो गया, और मुकदमा दर्ज होने के बाद में जिस तरह से फाइल घूमी है, फाइल चली है सीआईडी-सीबी जाँच के लिए, ये तो है नहीं कि थाने स्तर पर ही आदेश हो गया कि भाई सीआईडी-सीबी की जांच की जाए इस मामले की जांच बाकायदा मुख्यमंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद में ही राजस्थान पुलिस के महानिदेशक सीआईडी-सीबी के लिए जांच को आगे बढ़ाते हैं या निर्देशित करते हैं। तो ये इतना बड़ा, जिसमें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन मात्र 5-7 दिन में ही ये सारा प्रकरण, वो भी एक राजस्थान सरकार के मंत्री के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ जिसने कभी गहलोत सरकार
पर जिस समय संकट के बादल छाए थे उस समय पूरी तरह से गहलोत सरकार के साथ खड़े रहे। और सरकार का जब गठन हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, उस समय भी बहुजन बसपा से आए सभी जो जीते हुए विधायक थे वे सब कांग्रेस पार्टी में उनका विलय हुआ। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और इस बात को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वीकार करते हैं कि निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की वजह से उनकी सरकार बची है। तो एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो जिसने सरकार को बचाने में पहले अपनी अहम भूमिका निभाई हो और फिर उसके बाद में सरकार के मंत्रिमंडल में वो इस समय शामिल भी हो, उसी के खिलाफ इतनी जल्दी मामला दर्ज होता है, इतनी जल्दी सीआईडी सीबीआई की जांच के आदेश डीजीपी की ओर से जारी होते हैं। तो आखिर क्यों एक आपके थानों में तो इतनी जल्दी सारी कार्रवाई होती ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति जाता है हाथों हाथ कोई रिपोर्ट करता ही नहीं है। आपने तो 5-7 दिन के अंदर थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसके सीआईडी सीबीआई के जांच के आदेश भी हो गए, जबकि वह जो आरोपी है वह राजस्थान सरकार का मंत्री है। तो इतने बड़े जो घटनाक्रम हुआ है, इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, उसमें अगर कोई और कोई मंत्री होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सारी कार्रवाई हो जाती। क्योंकि थाने स्तर पर ही अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करवाने जाता तो वहाँ पर थाने में बैठा अधिकारी उसको कह देता, भैया किसके खिलाफ मामला दर्ज कराया, तुझे पता है किसके खिलाफ मामला दर्ज कराया, अंदर जाना है क्या, कैरियर ख़राब करना है क्या। यानी थानेदार ही उसे 10 ज्ञान दे देता वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो मंत्री के खिलाफ हाथों हाथ मामला दर्ज हो जाता है और कुछ ही दिनों में जिस तरह से सीआईडी सीबी की जांच के आदेश मुख्यमंत्री स्तर पर होते हैं, वो तो मुख्य सरकारी जांच करवाने के आदेश जारी करती है, उसके बाद में डीजीपी के पास में फाइल आती है और डीजीपी फिर ये आदेश जारी करता है। तो ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम महज 5-7 दिन के अंदर ये सारी जो क्रियान्विति होती है उसको निपटा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कहीं राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची गई, कहीं कोई राजनीतिक द्वेषता के चलते उनके खिलाफ इस तरह का बड़ा एक्शन तो नहीं उठाया गया। अन्यथा थानों की कार्यप्रणाली के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि इस तरह से वहाँ पर मामला दर्ज होता है। दूसरा एक बड़ा सवाल, अभी कुछ माह पहले जिस तरह से राजस्थान सरकार के एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री के पुत्र के खिलाफ एक संगीन मामला दुष्कर्म का मामला था, उस मामले को दर्ज करवाने के लिए पीड़िता जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों के खूब चक्कर काटती है, उसका मामला दर्ज नहीं होता। आखिरकार उसे दिल्ली पुलिस की जाकर शरण लेनी पड़ती है और वहाँ जयपुर से राजस्थान पुलिस ने यानी जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के बजाय दिल्ली पुलिस ने उसने वहां पर जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। यानी जयपुर पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। वही गहलोत सरकार के एक ताकतवर मंत्री के बेटे का मामला था, वह आरोपी था, महिला उस पर दुष्कर्म के आरोप लगा रही थी। यानी उस मामले में तो आपने पुलिस की एफआईआर दर्ज करना तो दूर, उस जो पीड़ित जो युवती थी उसने कई चक्कर काटे, अधिकारियों कई चक्कर काटे, कई दिनों तक चक्कर काटे, और जब उसे पता चल गया कि नहीं यहाँ पर उसे न्याय नहीं मिल सकता तो वह दिल्ली पुलिस में जाकर वहाँ पर अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है। तो गहलोत सरकार के मंत्रियों में ही इतना क्यों किसी को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, किसी को कम तवज्जो दिया जा रहा है। एक मंत्री पुत्र के बेटे के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर नहीं हुई है, दूसरा गहलोत सरकार के एक मंत्री के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई हाथों हाथ, और हाथों हाथ ही सीआईडी सीबी की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। तो ये जो विषय है, एक बार फिर यहाँ पर यही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों इस तरह का सोतेला व्यवहार राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं उनमें एक मंत्री को ज़्यादा तवज्जो, एक मंत्री को कम तवज्जो। तो इस तरह का वातावरण गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में क्यों है, और राजस्थान पुलिस भी आखिर क्यों इस तरह के जो मामलों में भेदभाव का रवैया अपनाए हुए है। एक दूसरा बड़ा सवाल मेरा ये। तीसरा मेरा एक बड़ा सवाल है कि क्या सीआईडी सीबी अब इस मामले को कितने दिनों में अपनी जांच को कंप्लीट करेगी। ये बिल्कुल तय करना पड़ेगा सीआईडी सीबी को, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। इसमें अभी चालू साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मंत्री की रेपुटेशन का सवाल है, मंत्री फिर से खड़े होंगे तय
निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह गुड़ा फिर से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने से पहले पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए, यानी उदयपुर पार्टी की जनता को भी, उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि उनका मंत्री दोषी है या निर्दोष है। और उदयपुर पार्टी ही नहीं बल्कि ये राजस्थान सरकार के मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। तो राजस्थान की पूरी जनता भी ये देखना चाहती है कि क्या वास्तव में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने इस तरह की गंभीर अपराध किया, और अगर अपराध किया है तो उसे जेल जाना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ, राजस्थान की जनता भी कहती है। लेकिन अगर उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये स्वस्थ राजनीति के दायरे में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। इससे राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, राजेंद्र सिंह गुड़ा का अगर 20-25 साल का पुराना रिकॉर्ड देखें तो आप सब पता है, मैं भी कह सकता हूं कि हाँ, उनकी ज़रूर कई बार वे अवांछित गतिविधियां रही हैं, जेल भी गए हैं और जेल जाने से वे अभी भी नहीं डरते हैं। जेल जाने ऐसा नहीं है कि वो जेल जाने से डर रहे हैं या उनके खिलाफ़ अब ये मामला दर्ज हो गया तो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो तो काफ़ी मंजे हुए और काफ़ी ठोस व्यक्ति हैं। तो और वे जैसा उन्होंने कह रखा है कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें कहा है कि आप क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पंगा ले रहे हो, ठीक नहीं है। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि शायद हो सकता है मैंने जो ये पंगा ले लिया तो उसी की वजह से ये सारे इस तरह की उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन वो इतने कमज़ोर भी नहीं है, डरने वाले भी नहीं हैं। लेकिन ये जिस तरह की एफआईआर ये दर्ज हुई है, उस एफआईआर में जो पीड़ित दुर्गा सिंह है, वे जिस तरह का एफआईआर में लिखा है कि उनके साथ में सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया गया, मंत्री बैठे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइवर भी था, एक महिला भी बैठी हुई थी, उस गाड़ी का अपहरण में उपयोग किया गया। एफआईआर में इस तरह का कोई बिंदु नहीं है कि कहाँ से उन्हें उठाया गया, उठाने के बाद कहाँ उन्हें ले जाया गया, क्या गाड़ी में ही उनके साथ मारपीट की गई, क्या गाड़ी में ही किसी हथियार से मारपीट की गई या लपड़ थप्पड़ मारे गए, किस किस ने मारे और बाद में कितनी देर बाद में उन्हें छोड़ा गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं। एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से अगर मैं सवालों का एक लिस्ट बनाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। हालांकि एफआईआर में इन सारी जो मेन जो तथ्य हैं उन मेन तथ्यों का भी उल्लेख नहीं है। तो उनकी एफआईआर में भी कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो उनकी जो शिकायतें हैं उनमें कई तरह के सवाल भी अपने आप खड़े हो रहे हैं। मैं ये नहीं करा कि उनके साथ में मेरी कोई मंत्री के साथ कोई सहानुभूति है नहीं या मेरी सहानुभूति से कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक मामला तो जांच तो पुलिस करेगी। लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि 5-7 दिन के अंदर ही ये सारा पूरा घटनाक्रम होता है। 5-7 दिन के अंदर ही एफआईआर दर्ज होकर सीआईडी सीबी की जाँच के आदेश जारी हो जाते हैं, इतनी जल्दी एक सरकार के मंत्री के खिलाफ ही। जबकि और भी बहुत से मामले देखे हैं मैंने, बड़े बड़े वीआईपी मामले देखे हैं, सरकार के मंत्री हैं या विधायक हैं उनके परिजनों से संबंधित मैंने मामले देखे हैं अभी 3-4 साल में। इतनी जल्दी ना तो अगर किसी के खिलाफ आरोप भी लगे हैं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट ही नहीं कर रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है और हिम्मत जुटा भी नहीं पाते हैं। थाने में बैठा कर्मचारी एक छोटे स्तर का कर्मचारी होता है, अगर मंत्री या विधायक के खिलाफ कोई मामला लेकर जाता है तो वो पहले ही धमका देता है कि भैया जाए यहाँ से, मेरी नौकरी खतरे में डालेगा क्या। लेकिन यहाँ तो बाकायदा हाथों हाथ ही रिपोर्ट दर्ज भी होती है और हाथों हाथ ही सीआईडी सीबी की जांच के आदेश भी 2-3 दिन में ही ये पूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। और चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं तो सवाल तो ज़रूर खड़े हो रहे हैं। तो पुलिस महानिदेशक से राजस्थान की जनता भी ये पूछ रही है और मैं भी एक पत्रकार होने की हैसियत से ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जो सीआईडी सीबी की जाँच का जो आपने ऑर्डर निकाला है, आपको बहुत जल्दी इस जांच को, आप कितने दिन में इस जांच को कंप्लीट करने वाले हैं और कितने दिनों में आप अगर दोषी पाए जाते हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा तो आप उन्हें कितने दिन के अंदर उन्हें जेल की सलाखों में भेजने वाले हैं, ज़रा हमें बताएंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करना और नए नए विषयों को के लिए आने का मैं प्रयास करूंगा। आपको अगर उचित लगे, अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, अगले वीडियो तक नमस्कार।